हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। ऑलराइट, चलिए आज मैं जो अभी क्वेश्चन इसमें आपको समझाऊंगी दैट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे हम शॉर्ट में बीओटी कहते हैं, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। राइट, ये मैंने इसीलिए फ्लो चार्ट नहीं हटाया बिकॉज आई थिंक इसकी मदद से मैं आपको बड़े इजीली इसको समझा सकती हूँ। ठीक है, देखिए बड़ा ही सिंपल और इजी तरीका से बताती हूँ आपको एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। पहले तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है क्या बच्चों? ये जो विजिबल गुड्स के ट्रेड को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी। ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, पेपर में क्वेश्चन आए व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड व्हेन देयर इज वी टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, दैट इज बीओटी। एंड बीओपी क्या है? वो तो ये सारा ही है जी, बीओपी। BOP includes current account as well as capital account। ठीक है, ये देखिए BOP includes current plus capital। ओके बच्चों, कैपिटल अकाउंट। एंड BOT includes only import and export of स्पेशली लिखना गुड्स, क्योंकि वो टी की बात कर रहा है। बस पहले तो ये बात हो गई। अब देखिए एक तो डिफरेंस ये पता चला कि इसमें बीओपी में ये दोनों होते हैं, इसमें सिर्फ ये होता है। दूसरा डिफरेंस मेजर बच्चों, देखिए ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और नैरो कॉन्सेप्ट कौन सा है? देखो बताओ जरा, विच इज वाइडर एंड विच इज नैरो? BOP is wider because BOP covers current, capital और फिर करंट का एक छोटा सा कंपोनेंट है BOT। So BOP is a wider concept। ये देखिए बच्चों यहाँ लिखा है BOP is a wider concept and BOT is a narrow concept। दो पॉइंट्स तो ऐसे ही याद हो गए। एक तीसरा पॉइंट समझो क्या है, मैं इसको इस तरह से समझाती हूँ, शायद आपको अजीब लगे लेकिन आई थिंक दैट्स द इजी वे टू रिमेंबर एंड टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज दैट? BOP जो है वो ग्रैंडफादर है। You may find it a little funny, but let's listen to that। BOP जो है वो ग्रैंडफादर है, इसके ये बच्चे हैं और उसके आगे बच्चे हैं, ये इसका ग्रैंड चाइल्ड हो गया। ऐसे ही हुआ ना? ओके, अब जो BOP है ये ग्रैंड चाइल्ड के काम में किसी तरह से डेफिसिट हो गया, शॉर्टेज आ गई। मतलब जो ग्रैंड चाइल्ड है ही वांट्स टू बाय समथिंग और उसके पिगी बैंक से उसने पैसे निकाले और उसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है उस टॉय को खरीदने के लिए। कैन ग्रैंडफादर हेल्प? हेलो, BOT में से BOT इज फेसिंग डेफिसिट। व्हेन विल BOT फेस डेफिसिट? व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर और इंपोर्ट इज मोर? इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। ठीक हो गया? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेशली लिखना है बेटा। अच्छा चलो, ये पिगी बैंक में प्रॉब्लम हो गई जी उसकी, अब कुछ खरीदना था उसको तो डेफिसिट फेस कर रहा है वो बेचारा, तो क्या होगा? कैन BOP हेल्प? ऑफ कोर्स, क्योंकि BOP का सिर्फ एक ही नहीं है, ये भी मदद कर सकता है। हो सकता है ये कंपनसेट कर दे, हो सकता है ये कंपनसेट कर दे। क्या मतलब? अगर BOP के एक हेड में, BOP के करंट अकाउंट के एक हेड में, यानी इस साल गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा नहीं हुआ, चलो हम मान लेते हैं, तो क्या जरूरी है कि BOP में डेफिसिट हो जाएगा? नहीं, हो सकता है इस बार यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इतनी सारी हो जाएं, हो सकता है इस बार फैक्टर पेमेंट्स बहुत सारे हो जाएं और इनविजिबल सर्विसेज जो है वो बिक जाए। तो इट मींस अगर एक हेड में डेफिसिट है डज नॉट मीन दैट द अदर कैन नॉट कंपनसेट, दे कैन, है ना? तो ये देखो लिखा है अनफेवरेबल BOT कैन बी मेट आउट विद फेवरेबल BOP। मतलब बाकी हेड्स अगर फेवरेबल हैं तो इसका ये नुकसान फिल हो सकता है। लेकिन अगर BOP ही डेफिसिट में है तो क्या BOT मदद कर सकता है? यानी ग्रैंडफादर की फैक्ट्री में डेफिसिट है, क्या इसका पिगी बैंक मदद कर सकता है? नहीं कर सकता। ये अकेला छोटा सा कंपोनेंट BOP के डेफिसिट को नहीं भर सकता। ये देखिए अनफेवरेबल BOP कैन नॉट बी मेट आउट विद फेवरेबल BOT। यानी ये फेवरेबल है, मतलब BOT फेवरेबल है, तो क्या जरूरी है कि BOP भी फेवरेबल होगा? नॉट नेसेसरली, हो सकता है ये शॉर्ट हो जाए,
इधर से शॉर्ट हो जाए, बोरो ज्यादा हो जाए, तो बीओपी इस पर नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है। हो गया आंसर। अब इधर आ जाइए 3 मार्क्स का। ये चैप्टर ही 3 नंबर का है बेटा, इसमें 3 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आ सकता। सो पहला आप मीनिंग लिख दीजिए, दूसरा इसमें विजिबल आइटम्स होती हैं, इसमें विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल सब होती है। फिर इसमें हम सारी कौन सी आइटम्स लेते हैं जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस नेचर की हैं, और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं इसमें हम नहीं लेते, इसमें तो सिर्फ करंट लेते हैं ना बेटा, इसमें हम कैपिटल भी लेते हैं, आप इसे छोड़ भी सकते हो पॉइंट को। ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें ये फेवरेबल वाली बात को मेंशन कर दिया। एनी ट्रबल? आई एम श्योर नॉट। सो लेट्स मूव फर्दर, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कवर। इसके बाद जो हमारा एक क्वेश्चन है वो क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। वो आप खुद बना देंगे और मेरे समझाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल और करंट अकाउंट का डिफरेंस, इस हेड को इसके साथ कंपेयर। तो पहले आप दोनों का मीनिंग दे दीजिए। एक और चीज, एक जो है, एक अकाउंट जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, और जो दूसरा है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब देखे, चलिए। करंट अकाउंट जो है वो फ्लो है बच्चों, ये जो बिजनेस होता है ये फ्लो में है, जो सैलरी रेंट ये फ्लो में मिलती है ना बेटा, सो इट इज फ्लोइंग ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, बट दिस इज ऑफ स्टॉक नेचर, यानी इन्वेस्टमेंट आ गई और इट कैन बी measured at a particular point of time. Can you measure what are the borrowings? Yes. Can you measure what is kept in the almirah? Yes. So capital account stock nature का है, और कैपिटल वर्ड ही आपको पता है, हर जगह जहां भी कैपिटल बोलते हो वो स्टॉक है। तीसरी बातें, इनके नाम लिख दीजिए, इनके कंपोनेंट्स के नाम। ठीक, दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट यू शुड नो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ऑटोनमस वर्सेस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। मैं थोड़ा क्लियर ही कर लेती हूँ, फिर हम दोबारा से इसको रिपीट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, ऑटोनमस, अकोमोडेटिंग। पहले तो ये बात समझनी है कि वर्ड्स के मतलब क्या है। ऑटोनमस वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट। हम हर जगह समझ चुके हैं ना, इंडिपेंडेंट। ऑटोनमस इज इंडिपेंडेंट। ओके, सो जो कि किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। अब हम सारे कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल हमारा बीओपी डेफिसिट में है। प्लीज पे अटेंशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ही छोटा सा चैप्टर, तो उसको क्या काटेंगे और क्या रखेंगे। से फॉर एग्जांपल बीओपी डेफिसिट में है। ठीक है, अब जब भी कभी डेफिसिट हो, जैसे कि 50,000 का डेफिसिट है, माइनस है ना 50, अब आप क्या ढूंढ रहे हो, इसकी एकोमोडेशन। किसी तरह से ये 50,000 मुझे मिल जाए, तो कहां से मिल सकते हैं बच्चों? या तो आप बोरो कर लो। कैन यू बोरो? यस। तो जब मेरे पास शॉर्ट है, मैंने बोरो किया, अकोमोडेट हो गया ये 50,000। सो बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स आर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, दूसरा और क्या कर सकती हूं मैं? अच्छा, ऑटोनमस क्या है बच्चों, हम इसको ऐसे याद करते हैं। ऑटोनमस इकोनॉमिक मोटिव के लिए होते हैं, यानी पैसा कमाने के लिए। आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो वो किस लिए करते हो? किस लिए करते हैं जी? हम पैसा कमाने के लिए। सो विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स, ये दोनों हम किस लिए कर रहे हैं जी? पैसा कमाने के लिए। इकोनॉमिक मोटिव हो गया, तो भैया ये इकोनॉमिक मोटिव के हिसाब से ये दोनों ऑटोनमस आइटम्स हैं। ठीक, क्योंकि जो अकोमोडेटिंग होती हैं वो डेफिसिट और सरप्लस को एडजस्ट करने के लिए होती हैं। ये इनका पर्पस सिर्फ क्या है? एडजस्टमेंट्स करना, एकोमोडेट करना। ठीक, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, तभी तो इनका नाम ऑटोनमस है। दे आर इंडिपेंडेंट। और ये वाली कौन सी है? ये है मेंटेन करने के लिए। मतलब अगर बीओपी में डेफिसिट हो गया या सरप्लस हो गया, उसे कैसे अकोमोडेट करें। अगर सरप्लस हो गया तो लेंड कर दो, डेफिसिट हो गया तो बोरो कर लो। और क्या कर सकते हो? अलमारी खोलो, ऑफिशियल रिजर्व्स चेक कर लो, वो भी तो अकोमोडेटिंग हो गया बेटा। व्हेन डू यू ओपन योर अलमीरा? अलमीरा आई मीन जो मैंने आपको ऑफिशियल रिजर्व में समझाया कि भाई अगर तो कम है तो इसमें से विड्रॉ कर लो। ठीक है, और अगर ज्यादा है तो फिर इसमें डिपॉजिट कर दो।
तो ये क्या हुए, अकोमोडेट ही तो कर रहे हो आप अपने पेमेंट को, अपनी डेफिसिट और सरप्लस को, तो अब इनकी जरूरत पड़ी। ठीक, अच्छा अब और चेक करें इसमें यूनिलेटरल क्या है, क्या यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस इसलिए की जाती है क्योंकि बीओपी डेफिसिट और सरप्लस में है? सोच के बताओ। मतलब मैं अपने बच्चे को बाहर भेजना है, मैंने अपने बच्चे को इसलिए बाहर भेजना है क्योंकि हमारा देश सरप्लस पैसे में है। अरे नहीं भाई, मैंने अपने बच्चे को भेजना, इट इज माय पर्सनल मोटिव। सो ये तो फिर ऑटोनोमस हुआ ना, ये तो इंडिपेंडेंट डिसीजन है वेदर शुड आई सेंड। देखो अब मोदी जी आके मुझे कहे कि भाई मैम आप प्लीज अपने बच्चे को बाहर मत भेजिए, हमारा देश ऑलरेडी बीओपी डेफिसिट में है, सो विल आई थिंक अबाउट इट? नो, it's my personal decision, I want to send my daughter outside the country to study, तो मैं कैसे रुक सकती हूँ आपके डेफिसिट? इसका मतलब ये तो मेरा ऑटोनोमस डिसीजन है, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शंस भी ऑटोनोमस है। तीसरा हेड याद है? और अगला फैक्टर इनकम ट्रांसफर पेमेंट्स है ना, वो तो यूनिलेटरल में आ गया। फैक्टर इनकम एंड पेमेंट, फैक्टर इनकम एंड पेमेंट, ये बच्चा अब मैंने वहां से रेंट पर प्रॉपर्टी देनी है नहीं देनी, क्या देश के बीओपी को देख कर दे कि डेफिसिट हो या सरप्लस होगी, दे कि नहीं दे? नहीं, ऑफ कोर्स ये हमारे अपने डिसीजंस हैं, तो ये सब ऑटोनोमस हैं। एक बच गया इन्वेस्टमेंट, ये आप मुझे सोच के बताओ कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस में डालना है या अकोमोडेटिव में? टेक 2 मिनट्स, आप मन में सोचे, आप मुझे बता तो नहीं सकते हैं वीडियो पे, लेकिन मैं मैच करेंगे हम आंसर, बट थिंक अबाउट इट। क्या मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये सारी करंट अकाउंट की आइटम जो है वो ऑटोनोमस है और ये तो कैपिटल की और तीसरी भी इधर ही होगी, क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है, आप उसका लॉजिक लगाएं। इन्वेस्टमेंट, एक बात सुनो, ऐसे समझते हैं, मिस्टर मोदी जो है वो बाहर जाकर फॉरेन में कहते हैं इन्वेस्टर्स को कि देखिए हमारा देश ना शॉर्टेज में चल रहा है, हमारे पास ना 50,000 रुपए शॉर्ट है, आप व्हाई डोंट यू कम इन माय कंट्री एंड इन्वेस्ट? हाँ, व्हाई डोंट यू कम इन माय कंट्री एंड इन्वेस्ट? विल द इन्वेस्टर थिंक अबाउट दिस? अरे बेचारे मोदी जी आए हैं, देखो ना उनका देश शॉर्ट में चल रहा है, हम इन्वेस्ट कर दे? होता है? इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या होता है बेटा? किसी की जिंदगी को एकोमोडेट करना या किसी के घर को या अकाउंट्स को एकोमोडेट करना या प्रॉफिट कमाना? बोलो, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट हुआ तो इकोनॉमिक मोटिव हुआ, इसलिए इन्वेस्टमेंट इज एन ऑटोनोमस आइटम। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जाके कहें भाई देखिए हमारा देश डेफिसिट में चल रहा है, आप प्लीज हमारे देश में जर्मन को जर्मनी में जाए, जापान में जाए, प्लीज हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टर कहेगा भाई ये मेरा पर्सनल वो है, आई नीड टू सी वेयर डू आई गेट द प्रॉफिट, व्हाई वुड आई कम टू योर कंट्री जस्ट टू लुक एट योर बीओपी डेफिसिट? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स माय economic motive which will derive me to reach to that country, which will motivate me to reach to that country to invest. So remember, blindly you cannot say, I insist, मैं बार बार बोल रही हूँ, blindly you cannot say that all current account items are autonomous and all capital accounts are account items are accommodating. No, leaving this particular thing. समझ गए? चलो आ जाओ, एक और जो वर्ड यहाँ लिखा होता है ना बेटे, अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन, ये भी मैं आपको समझा दूं, फिर आपको सारा आंसर समझ में आ गया। ठीक है, ये अबव द लाइन आइटम्स होती है, ये बिलो द लाइन होती है। क्या मतलब भाई, कौन सी लाइन बताते हैं? पहली तो आ गई ना आपको समझ, इसमें इकोनॉमिक मोटिव होता है बच्चों, और दूसरे में कौन सा है? डेफिसिट को कवर करना, डेफिसिट और सरप्लस को, ये इंडिपेंडेंट है, ये भैया इसको मेंटेन करने के लिए। इन्वेस्टमेंट किधर डाली मैंने? ऑटोनोमस में। डिपॉजिट्स बाय एनआरआई, ये भी टर्म आ सकती है, ऑटोनोमस है। एनआरआई यहाँ पैसा रखे ना रखे, वो ये सोचकर नहीं रखते कि मोदी जी कह रहे थे भाई हमारा देश बहुत डेफिसिट में, रख देते हैं। नो, अगर उन्हें यहाँ प्रॉफिट नजर आता है सो दे कीप देयर मनी हियर। बोरोइंग्स आर वेरी मच अकोमोडेटिंग, withdrawals of from foreign exchange reserve are very much accommodating. Clear? All right. अब एक बात जो समझनी है वो है above the line and below the line. इस लाइन को समझते हैं, फिर हमारा चैप्टर ओवर हो गया। देखिए, जब मैंने कहा हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम क्या करते हैं? अबव द लाइन आइटम्स, यानी नाम ही बता रहा है प्रायोरिटी आइटम्स, अबव द लाइन।
मैं इसको ऐसे बताती हूँ तुम्हें। हम क्या करते हैं, हमने लिखा इनविजिबल आइटम्स जो है, इनविजिबल आइटम्स, राइट। तो ये मेरी आ गई है जी 50,000 की। फिर मैंने लिखा विजिबल आइटम्स भी लिख दी, ठीक है। प्लीज डोंट माइंड, माय पेन इज नॉट वर्किंग राइट। इनविजिबल आइटम्स, दिस इज 10,000। फिर मैंने लिखा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल आर दी 10,000 से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आ गया ये प्लस में है और ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, ठीक हो गया। अब मैंने इसमें पास किया इन्वेस्टमेंट आ गई जी, फॉरन से इन्वेस्टमेंट आई, दैट इज से 5,000 रुपीज, ठीक हो गया। अब मैंने लिखा, और क्या रह गया बच्चों, फैक्टर पेमेंट रह गई, फैक्टर पेमेंट देनी है हमने, सो ये 50,000 है माइनस में, ठीक है। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। ये देखो, जो तो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं बच्चों वो अबव द लाइन होती हैं, क्योंकि वो किस तरह से पास की जाती है, सबसे पहले वही देखी जाती है कितना आ गया। जैसे हम घर में नोट करते हैं, चलिए भाई इतनी इनकम आएगी, इतना खर्चा है, इतनी इनकम इतना खर्चा, और फिर नेट निकालते हैं, यार इस महीने तो 10,000 से शॉर्ट चल रहे हैं, अब क्या करें, तो 10,000 ऐसे करते हैं, किसी से मांग लेते हैं या कुछ सेल कर लेते हैं, कुछ इस तरह से सोचना शुरू। ऐसे ही बीओपी में पहले अबव द लाइन आइटम यानी जो इंडिपेंडेंट होती हैं उन्हें पास किया जाता है, कर दिया। अब नेट निकाला, नेट में ये नलिफाई हो गया, माइनस में है, तो -15,000 से मेरा जो बीओपी है वो डेफिसिट में है, माइनस शोस इट इज इन डेफिसिट, ठीक है बच्चा, ये डेफिसिट। अब मुझे इसकी अकोमोडेशन ढूंढनी है, which means I am short by 15,000 rupees. I want that somebody should accommodate this. Somebody I mean कहां से करूं, तो मैंने फिर below the line items, ये कौन सी हुई, ये वो आइटम्स हैं जो इस डेफिसिट और सरप्लस को ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए डाली जाएंगी, यानी जो बिलो द लाइन होंगी वो कौन सी होंगी बच्चों, अकोमोडेटिंग। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जाकर 15,000 रुपए किसी से बोरो कर लूंगी और मेरा वो अकाउंट पूरा जीरो हो गया। So I mean to say all the economic motive items are kept first, यानी they are kept above the line. When I say above the line means इस लाइन को भी नेट निकालना, फिर below the line I put in these items to nullify the effect, यानी to adjust the deficit, to adjust to cover the deficit or surplus. आप मेरी बात समझ गए? So that is what is the meaning of above the line and below the line. That is all about this answer. For 3 marks this question can come and you must learn all these points along with example you must give. All right, so this was all about the chapter balance of payment, and here I have given some previous questions which are not in syllabus right now, so just leave them, and that is all about this. So do learn and take care. Bye bye.